So hello and welcome everyone in the new session of class 11th. Here we are with the new topic. Last lecture में हमने जो डिस्कस कर लिया था उसके आगे का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ये पैरा हमने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। कॉन्शियसनेस ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कई सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और उनको क्लासिफाई किया इन डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, ठीक है, जिसमें से ग्रोथ जो था वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वाज अ डिफाइनिंग फीचर, कॉन्शियसनेस आल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। यहाँ तक हमने अपना पैरा कंप्लीट कर लिया था। ये पैरा हमको बस रीड करना था, ठीक है। तो ये आज हम कंटिन्यू कर लेते हैं यहीं से। तो ये पैरा क्या बोलता है हम लोग को कि when it comes to human beings it is all the more difficult to define the living state, ठीक है। अब अगर कभी भी हम देखते हैं कॉन्शियसनेस की बात, अगर हम लिविंग बींग्स के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमको इसको थोड़ा सा डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? उन पीपल के बारे में जब हम सोचते हैं जो पीपल कोमा में है। मतलब क्या कि जैसे ये बोल रहा है कि जो भी चीज कॉन्शियस है इसका मतलब वो लिविंग है, और जो अनकॉन्शियस है या नॉन कॉन्शियस है, जो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो जो पर्सन कोमा में होता है वो तो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हम उस पर्सन को नॉन लिविंग डिक्लेयर कर दें? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हम उस पर्सन को नॉन लिविंग डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बिफोर वो कोमा में जाने से पहले वो एक नॉर्मल पर्सन था, वो हर एक चीज के लिए कॉन्शियस था, ठीक है। अभी वो क्या है, कोमा क्या है, बस एक मेडिकल स्टेट है। कोमा क्या है, बस एक मेडिकल स्टेज है जिसकी वजह से वो पर्सन अनकॉन्शियस हो गया है। अदरवाइज जब वो पर्सन कोमा में नहीं था तब वो एक लिविंग पर्सन, सारे लिविंग पर्सन की तरह कॉन्शियस था, हर एक चीज के लिए रिएक्ट कर पा रहा था, एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे पा रहा था, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन कोमा में चला जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अनकॉन्शियस हो गया तो इसको हम नॉन लिविंग डिक्लेयर करेंगे, नहीं। कोमा में जाना बस एक मेडिकल स्टेज है, बाकी वो पर्सन एक्चुअल में क्या है, वो लिविंग ही है, ठीक है। तो कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मेडिसिन विच रिप्लेस द हार्ट एंड लंग्स। मतलब यही बोल रहा है कि जहाँ पे एक पर्सन कोमा में चला जाता है जिसमें उसका हार्ट, उसकी जो लंग्स है वो मेडिसिन से रिप्लेस हो जाता है, मतलब एक्चुअल में उसके बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग हटा के हम मेडिसिन की बेसिस पे उस पर्सन को अलाइव रखते हैं, तो क्या उस पर्सन को हम नॉन लिविंग डिक्लेयर कर दें? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोमा में जाने से पहले वो पर्सन तो नॉर्मल था, वो हर एक चीज के लिए कॉन्शियस था। कोमा में आ गया तो वो एक उसकी एक मेडिकल स्टेज है, ठीक है, और जब इस मेडिकल स्टेज से वो ओवरकम कर लेगा तो वापस से वो कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम उस पर्सन को नॉन लिविंग थिंग डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, ठीक है, और क्या हम उसको पेशेंट बोलते हैं या फिर ब्रेन डेड पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका ब्रेन एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है ये बोल सकते हैं, लेकिन उस पर्सन को नॉन लिविंग किसी भी तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते। पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, उस पेशेंट्स में जो पेशेंट था हमारा उसमें सेल्फ कॉन्शियस मतलब अपने बारे में जो सोच पाना, समझ पाना, ह्यूमन की जो सबसे अच्छी एबिलिटी होती है वो चीज खो देता है वो पर्सन कोमा स्टेज में आते ही, ठीक है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो पर्सन कोमा में चला जाता है, कभी कभी वो पर्सन जो है वो कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाता है और एटलीस्ट एट द एंड वो डेथ हो जाती है उसकी, तो क्या उस पर्सन को हम क्या डिक्लेयर करेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? मतलब जो कोमा में गया है और वो वापस से कॉन्शियस हो गया तो वो तो लिविंग है, लेकिन जो बाहर नहीं आया वो वहीं से डेथ को क्रॉस कर गया, तो फिर उसको हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग? तो उस पर्सन को भी हम लिविंग ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वो अपने एक मेडिकल स्टेज में था, ठीक है, वो किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंटली की वजह से वो उस स्टेज में गया था, वो अनकॉन्शियस हुआ था, बाकी पहले तो वो नॉर्मल पर्सन ही था ना, तो इसलिए हम उस पर्सन को लिविंग कंसिडर करते हैं, ना कि नॉन लिविंग। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस, ठीक है। अब जितने भी लिविंग फेनोमेना हो रहे हैं वो आपस में इंटरेक्टेड होकर के ही कंटिन्यू रहते हैं, ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। इस लाइन का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेस द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि सपोज हम सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो सेल में क्या है,
सेल हमने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो सेल चैप्टर जो है वो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि सेल जो होती है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, और जब बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन हो जाती है तो वो एक न्यू स्ट्रक्चर बना लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तब उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो पहले क्या था, सेल था, सेल अपना अलग फंक्शन प्ले करती है। ठीक है, सेल में बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, कभी रेस्पिरेशन, कभी डाइजेशन, तो कभी एनर्जी फॉर्मेशन, बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं हमारे सेल में। ठीक है, लेकिन जब सेल एक ग्रुप में आ जाती है तो ग्रुप में आने के बाद वो अपने सारे फंक्शंस को नेग्लेक्ट करके केवल एक फंक्शन परफॉर्म करती है, और वो फंक्शन हो जाता है फंक्शन ऑफ टिश्यू। फंक्शन ऑफ टिश्यू, उसी फंक्शन को हम बोल देते हैं फंक्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो लाइन अभी हमने स्टडी की, उस लाइन का मतलब ये है कि टिश्यू का फंक्शन होता है अपना इंडिपेंडेंट, सेल का भी अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। मतलब ये कि सेल जो है, अभी ये एक सेल है, ठीक है, सेल नंबर 1, ये 2 है, ये 3 सेल, ये 4th सेल, ठीक है, ऐसे बहुत सारी 5 सेल है। ठीक है, अभी क्या हुआ, इस सेल का अपना कुछ फंक्शन है, सेकंड सेल का अपना कोई फंक्शन है, ठीक है, थर्ड सेल में अपना कोई फंक्शन है, सारी सेल के अपने अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, इंडिपेंडेंटली सब अपना सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन क्या होता है कि जब ये सारे सेल जो होते हैं अपना फंक्शन अपनी ग्रुपिंग कर लेते हैं और एक नए स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू में जैसे ही ये सारी सेल कन्वर्ट होती हैं, टिश्यू में कन्वर्ट होते ही ये सारी सेल का अपना जो फंक्शन है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, टिश्यू का एक नया फंक्शन आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, क्योंकि ये सेल आपस में इंटरेक्ट हो जाती हैं, आपस में कंसल्ट करके कोई एक फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब सपोज ये जो 5 सेल है, सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, सब अपना अपना अलग अलग फंक्शन प्ले कर रही है, लेकिन जब वो एक ग्रुप में आएंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे और कंसल्ट करने के बाद केवल एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, केवल एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और वो जो कंसल्ट, वो सारी सेल आपस में मिलके जो कंसल्ट कर रही हैं उसी को बोलते हैं इंटरेक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। ठीक है, और उसी इंटरेक्शन की वजह से टिश्यू का फंक्शन अराइज होता है। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ सेल है, मान लो सेल का अपना अपना फंक्शन था, सेल अभी भी ग्रुप होने के बाद भी इंटरेक्शन नहीं हुआ सेल में, वो कुछ सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, कुछ सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो उससे ग्रुप होने का मतलब ही क्या है, ग्रुप होने का मीन्स ही है कि एक साथ एक फंक्शन को प्ले करना। अब यहाँ पे सेल नंबर 1, ये 2 और ये 3, 3 अलग अलग सेल ग्रुप हो रही है और टिश्यू बना रही है। अब अगर इनमें इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब आपस में कंसल्ट नहीं करती, तो क्या होता, जो फंक्शन इसका होता ये अपने मन का करते, ये थर्ड वाली सेल अपने मन का करती, जो इसका मन होता वो ये सेल परफॉर्म करती। लेकिन हम क्या करते, इंटरेक्शन कराते। ठीक है, सारी सेल जो होती है वो आपस में इंटरेक्ट होती है, आपस में ये कंसल्ट करेंगे। अब अलग अलग फंक्शन प्ले करेंगे तो फिर ये ग्रुप धीरे धीरे टूट जाएगा ना, फिर तो ये ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए ये सेल अपना फंक्शन प्ले करे, ये सेल अपना, तो ऐसे करने से ये ग्रुप जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, सारी सेल आपस में इंटरेक्ट कराते हैं। ठीक है, जब सारी सेल का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है तो उस इंटरेक्शन की वजह से वो मिल करके केवल कोई एक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, जो सब एग्री हो जाते हैं, जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये सारी सेल एग्री हो जाएंगी, वो फंक्शन केवल परफॉर्म किया जाता है, और उसी फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है, उसी फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है कि जब ये सेल अलग थी, सेकेंड वाली सेल अलग थी, ठीक है, फर्स्ट वाली सेल अलग थी और थर्ड वाली सेल, जब ये सेल सारी अलग अलग थी तो सबका अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन था, सब अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती थी। लेकिन जब ये सारी सेल ग्रुप हो गई, ठीक है, तो ग्रुप होने के बाद जो फंक्शन ये पहले परफॉर्म करती थी, अब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी, अब वो अपने इंटरेक्शन से एक नए फंक्शन को परफॉर्म करेंगी और उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी की लाइन है वो यही बता रही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल। मतलब कि एक टिश्यू है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, यहाँ पे अब 3-4 सेल हैं जो आपस में ग्रुप होकर के एक ग्रुप बना रही है। ठीक है, जो आपस में कंस्टिट्यूट होकर के एक ग्रुप को फॉर्म कर रही है। तो अब क्या है कि टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट।
टिश्यू की, अब टिश्यू का फंक्शन जो है, मतलब जो ग्रुप होने के बाद जो इनका फंक्शन है, ठीक है, उसको सपोज मैंने बोला कि एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। सपोज इनका फंक्शन है रेस्पिरेशन, इनका फंक्शन है डाइजेशन, इनका फंक्शन है कार्डियक साइकिल को कंट्रोल करना, और इनका कुछ फंक्शन है सपोज लाइक कंट्रोल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सारी सेल है, सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। और जब ये कंबाइन हो जा रही है, मतलब जब ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है, तब इनका फंक्शन है एनर्जी का फॉर्मेशन करना, ठीक। सपोज हमने ये एज्यूम किया है कि ये सेल नंबर 1 है जो कंट्रोल का काम करती है, सेल नंबर 2 रेस्पिरेशन में मदद कर रही है, सेल नंबर 3 डाइजेशन में मदद कर रही है, और सेल नंबर 4 वो कार्डियक साइकिल यानी कि हार्ट की फंक्शनिंग को प्ले कर रही है। जब ये सारी सेल ग्रुप हो गई, तो ग्रुप होने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम कौन सा फंक्शन प्ले करेंगे, सारे लोग मिलके, जो हम सब कर पाए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एनर्जी की सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप होने के बाद यानी कि वो क्या बन गए, टिश्यू, और टिश्यू का फंक्शन हो गया एनर्जी का फॉर्मेशन करना। तो टिश्यू का जो फंक्शन है वो उसके सेल से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, इस टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी है, एनर्जी का फॉर्मेशन करना, ठीक है। इस टिश्यू की प्रॉपर्टी है एनर्जी का फॉर्मेशन करना, और इस टिश्यू की प्रॉपर्टी जिस सेल से ये मिलके बना है उस सेल से मैच नहीं कर रहा। कहीं पे भी कोई ऐसी सेल है जो एनर्जी सिंथेसिस कर रही है, नहीं, ये अलग फंक्शन है, कंट्रोल कर रही है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो यही बात है कि जिस सेल से टिश्यू बना है, ठीक है, उसकी फंक्शन और उस सेल की फंक्शन सब डिफरेंट हो जाती है। क्यों डिफरेंट हो जाती है, उसका रीजन है इंटरेक्शन। क्यों डिफरेंट हो जाती है, ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की वजह से टिश्यू की फंक्शनिंग और उससे जो जिस सेल से वो बना है उस सेल की फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाती है, और फिर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही ये लाइन बोल रही है, जिसका मीन्स हम लोग समझ लिए, ठीक है। यही बात कि जो भी सेल हमारी बनी हुई है उसकी फंक्शनिंग मैच नहीं करेगी जिस सेल को वो टिश्यू बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल are not present in the molecular constituent of the organelle but arises as a result of interaction among the molecular component arising comprising the organelle। मतलब यहाँ पे वही बात है कि जैसे हम एक सेल बना रहे हैं, ठीक है, एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सपोज हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सपोज ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, ये है एक स्ट्रक्चर, फिर ये है एक स्ट्रक्चर, ये सेल है और सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने इसको डिस्क्लेयर किया है कि ये हमारी सेल है, ठीक है, और इस सेल में क्या प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स। ये हमारा सेल ऑर्गेनल है, ये हमारे सारे सेल ऑर्गेनल हैं, ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनल है, मिल करके ये सेल को बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये सेल ऑर्गेनल है, इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी करना, एनर्जी सिंथेसिस करना, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनल है इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनल है इसका काम क्या है, इसका फंक्शन हम सपोज कर लेते हैं स्टोरेज, ठीक है। और ये जो सेल ऑर्गेनल है सपोज ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक पूरी सेल है, सेल में ये ऑर्गेनल्स है। अभी देखो क्या, ये सारे ऑर्गेनल्स आपस में कंबाइन हो करके क्या बना रहे हैं, हमारी सेल, सेल ऑर्गेनल्स कंबाइन टुगेदर। सेल ऑर्गेनल जितने भी ये आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनल्स की कुछ ना कुछ फंक्शनिंग है, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल्स का कुछ ना कुछ अपना एक फंक्शन है, लेकिन जब ये कंबाइन हो जा रहे हैं तब ये क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे मेटाबॉलिज्म को चला रहे हैं, ठीक है। तो सेल का फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म, और सेल ऑर्गेनल का अपना अपना फंक्शन है। तो अभी क्या हमारा वही लाइन है, जैसे टिश्यू जिस सेल से बना है सेल का फंक्शन अलग है और उस टिश्यू का फंक्शन अलग, वही ये सेल जिस सेल ऑर्गेनल से मिलके बनी है उनका फंक्शन अलग अलग है, और जब ये सेल बन गई तो इसका फंक्शन अलग है। तो यही है,
जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि जिस भी सेल से हमारा टिश्यू बनता है उस टिश्यू की फंक्शनिंग अलग होती है और उस सेल की फंक्शनिंग अलग होती है। क्यों? ड्यू टू इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। और ये हमको एक और एग्जांपल दे करके इंटरेक्शन को समझाया है कि जब कभी भी सेल ऑर्गेनल्स कंबाइन होकर के एक सेल बनाते हैं तो सेल ऑर्गेनल की अपनी एक फंक्शनिंग होती है और जो सेल बनी है उसकी अपनी एक फंक्शनिंग है, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन होकर के क्या किए? इंटरेक्शन, इनमें हुआ इंटरेक्शन और उसी इंटरेक्शन की वजह से ये अपनी फंक्शनिंग को चेंज करके मेटाबॉलिज्म को कैरी करने लगे, ठीक है। तो सेल जिस सेल ऑर्गेनल से बनी है उसका फंक्शन और सेल का फंक्शन डिफरेंट होता है ड्यू टू इंटरेक्शन, ठीक है। These interaction result in emergent properties at a higher level of organization और इसी इंट्रैक्शन की वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। दिस फेनोमेना इज द ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट द ऑल लेवल और ये हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। मतलब ऐसा है ना कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो कैसे? सबसे पहले आएगा एटम, ठीक है। बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर बनाएंगे मॉलिक्यूल से फिर बनेगा सब एटॉमिक लेवल, सब मॉलिक्यूलर लेवल, सब सेलुलर लेवल, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल और इधर एटॉमिक लेवल, ठीक है। उसके बाद सब सेलुलर के बाद आएगा हमारा सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल के बाद कौन आएगा? टिश्यू, ठीक है, टिश्यू लेवल आएगा। टिश्यू लेवल के बाद फिर टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम के बाद तब जाकर के पूरा एक ऑर्गेनिज्म रेडी होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल्स पे जाने के बाद जाकर के हमारा एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम टिश्यू के लिए बोल रहे थे कि टिश्यू जिस सेल से मिलके बना है उस सेल की प्रॉपर्टी अलग है और उस टिश्यू की प्रॉपर्टी अलग है ड्यू टू इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे सेल, यहाँ पे सब सेलुलर लेवल में कौन आएगा? सेल ऑर्गेनल्स ही तो आएंगे। सब सेलुलर लेवल में आते हैं हमारे ऑर्गेनल्स, ठीक है। सब सेलुलर लेवल में हमारे सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। तो सेल जिस सेल ऑर्गेनल से मिलके बनी है उनकी फंक्शनिंग अलग और सेल की फंक्शनिंग अलग ड्यू टू इंटरेक्शन। वैसे ही ये सारे, जैसे इन दो लेवल्स पे ये एप्लीकेबल है कि अपने प्री एग्जिस्टिंग, अपने पहले वाले लेवल का फंक्शन और नेक्स्ट लेवल का फंक्शन डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू इंटरेक्शन की वजह से, वैसे ही ये सारे लेवल पे एप्लीकेबल है, ठीक है। एटम्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो इंटरेक्शन हो जाता है उनके बीच और इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है और जब वो इंटरेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट होंगे, तो इंटरेक्ट होकर के जब वो सेल ऑर्गेनल बनाएंगे तब उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही जब बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स आपस में इंटरेक्ट होंगे एक सेल का फॉर्मेशन करने के लिए, तब उनकी फंक्शनिंग अलग हो जाएगी ड्यू टू इंटरेक्शन। वैसे ही नेक्स्ट लेवल पे भी है, ठीक है। सेल की फंक्शनिंग डिफरेंट फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू की फंक्शनिंग डिफरेंट फ्रॉम टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम की डिफरेंट फंक्शन होती है ऑर्गन से, ठीक है। ऑर्गन जिन टिश्यू को कंबाइन करके बना है उन टिश्यूज की फंक्शनिंग अलग थी, लेकिन अब इंटरेक्ट होने के बाद, ऑर्गन बनने के बाद उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अब बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे, ठीक है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, लिवर भी है, किडनी भी है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। सारे ऑर्गन्स की अपनी अपनी फंक्शनिंग है, लेकिन जब वो आपस में कंबाइन होकर रन आउट करते हैं तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर वो ऑर्गेनिज्म में अलग ही फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यही है कि जो भी फंक्शन होता है नेक्स्ट लेवल पे वो अपने प्रीवियस लेवल के फंक्शन से एकदम डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू इंटरेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन,
ठीक है, इंट्रैक्शन की ही वजह से सारे लेवल्स की फंक्शनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ये जो है हमारी एनसीईआरटी की लाइन यहीं पे बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हुए एनसीईआरटी ने बोला कि देयरफॉर हम ये ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे वो सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेबल मतलब खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट मतलब नंबर इंक्रीज करना, नंबर इंक्रीज करना। ठीक है, इवॉल्विंग मतलब एक दूसरे में इंटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग अपनी बिहेवियर, अपने एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल वो क्या है, कॉन्शियसनेस। और इस टाइप की प्रॉपर्टी जो खुद के लिए होती है उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, फिर बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी क्या है, सिंपली स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, ये हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो अभी हैं, जो अभी आने वाले हैं और जो जा चुके हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, बाय द शेयर ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। किसकी वजह से वो आपस में लिंक्ड है, ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग की वजह से। ठीक है, अब वो जेनेटिक मटेरियल सब अपनी अलग अलग डिग्रीज पे शेयर करते हैं, वो सब ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये डिक्लेयर कर लिया कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमारी, कौन से कैरेक्टर हमारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में इंटर होंगे, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर में आएंगे। ठीक है, ये हमारे 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक थे। कौन कौन से 5 मेन हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, पहली फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंड है रिप्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फोर्थ है कॉन्शियसनेस। ठीक है, और फिफ्थ है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहां कहीं भी सेल होगी वो सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमने डिक्लेयर किया, जिसमें से ये 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या थी हमारी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक। विद दिस हमारा ये लेक्चर एंड होता है और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।